हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। हाजिर हूँ मैं आज आपके सामने एक नई क्लास के साथ। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा मुग़ल प्रशासन। हम शेरशाह सूरी को भी पढ़ रहे हैं, वो साइड बाय साइड उसकी क्लासेस भी आती रहेंगी आपको। और ये जो मुग़ल प्रशासन जो मैंने शुरू किया है इसको भी मैं आपको करवाती रहूँगी। तो पढ़ते हैं, चलिए। कि मुग़ल राजवंश का संस्थापक बाबर था, ये आप सभी को पता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में जो बाबर है उसने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। बाबर से पहले दिल्ली में शासक सुल्तान कहलाते थे, क्योंकि दिल्ली में जो शासक जो गद्दी पर बैठे हुए थे उनको सुल्तान बोला जाता था, दिल्ली के सुल्तान। जबकि बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। कि मुग़ल जो शासक थे जब ये गद्दी पर बैठे तो इन्होंने बादशाह या फिर कहीं कहीं पादशाह भी लिखा होता है, इनकी उपाधि धारण की। इनको सुल्तान नहीं बोला जाता था, बल्कि मुग़ल बादशाह या फिर आगरा का बादशाह ऐसे इनका नाम लिया जाता था। बाबर को भारत में एक सुव्यवस्थित एवं उच्च कोटि का शासन प्रबंध स्थापित करने का ज़्यादा समय नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला? क्योंकि बाबर ने 1526 में युद्ध करके जो है मुग़ल वंश की नींव डाली थी। तो ये 1530 में इसकी डेथ हो जाती है। तो इसके पास जो है सिर्फ 4 साल का ही समय था। तो 4 साल में इसके सामने बहुत सारी समस्याएं भी थी, क्योंकि इसने नई नई स्थापना की थी अपने वंश की यहाँ पर। तो इसलिए जो इसको टाइम नहीं मिला शासन प्रबंध के तरफ ज़्यादा ध्यान देने का। इसलिए जो इसके समय में जो एक सुव्यवस्थित मतलब अच्छी तरीके से व्यवस्थित ढंग से शासन प्रबंध या फिर आप कह दी कि मंत्रियों की स्थापना सब कुछ सही से स्थापित नहीं हो पाया था। बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं जो है गद्दी पर बैठा था। हुमायूं जो आंतरिक व बाहरी समस्याओं में ही ज़्यादा उलझा रहा, क्योंकि हुमायूं के समय हुमायूं का सामना अफ़गानी शासक शेरशाह सूरी से होता है। तो उसके समय में जो इतना ज़्यादा उलझा रहा, इसको 15 साल के लिए भारत से बाहर भी जाना पड़ा देश छोड़कर। फिर उसने पुनः स्थापना की थी अपने वंश के, मुग़ल वंश की। हुमायूं ने 1 साल ये शासन कर पाए, इसके बाद इसकी डेथ हो गई। तो इसी कारण जो इसको भी अच्छे से समय नहीं मिला शासन प्रबंध अच्छे से चलाने का। इसके बाद हुमायूं का पुत्र अकबर आता है। अकबर पहला मुग़ल सम्राट था जिसने एक कुशल एवं प्रजा हितकारी शासन प्रबंध की स्थापना की थी। कि हुमायूं का पुत्र अकबर जो है पहला मुग़ल सम्राट था जिसने कि एक कुशल मतलब अच्छा और प्रजा के हित के मतलब प्रजा के लिए जो लाभदायक है ऐसा शासन प्रबंध मतलब कि ऐसा अपना सिस्टम बनाया इसने शासन करने का, मंत्रियों की नियुक्ति करने का, कर लगाने का, धर्म के बारे में सब कुछ इतना अच्छे से इसने स्थापित किया। अकबर ने शेरशाह सूरी द्वारा स्थापित प्रशासनिक संस्थाओं एवं सिद्धांतों में कुछ सुधार किया और कुछ नई संस्थाएं भी स्थापित की। हम शेरशाह सूरी को पढ़ रहे हैं, उसके जो टॉपिक चल रहा है उसमें मैं आपको शेरशाह सूरी का शासन प्रबंध भी पढ़ाऊंगी। शेरशाह सूरी की जो शासन व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इससे पहले ऐसी शासन व्यवस्था भारत में स्थापित नहीं हुई थी। तो जो है कहीं ना कहीं अगर हम कहें कि अकबर के प्रशासन का आधार क्या था, तो आधार शेरशाह सूरी का ही जो शासन प्रबंध उसने स्थापित किया था, उसी के आधार पर जो इसने अपने शासन व्यवस्था में सुधार किया। जो इसको कुछ सही नहीं लगा उसको इसने बदल दिया। लेकिन अगर हम आधार माने तो वो शेरशाह सूरी द्वारा स्थापित की गई संस्थाएं उसके द्वारा स्थापित किया गया शासन प्रबंध ही था। ठीक है, तो ये हम शेरशाह सूरी के प्रशासन में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका एक नया मोड है मुग़ल प्रशासन में। मध्यकालीन भारत में सबसे पहले शासन प्रणाली स्थापित करने का श्रेय शेरशाह सूरी को ही जाता है। लेकिन अगर हम मुग़ल काल में पढ़े तो मुग़ल काल में अच्छी तरह से शासन व्यवस्था स्थापित करने का श्रेय अकबर को जाता है। इसका शासन प्रबंध देसी एवं विदेशी तत्वों का मिश्रण था। हम अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं कि अकबर ने जो प्रशासन स्थापित किया था उसमें कुछ देसी और विदेशी, मतलब देसी तो यहाँ के कुछ प्रशासन को उसने गुणों को लिया और कुछ विदेशी की, ये बाहर से आए थे मुग़ल, तो इन्होंने वहाँ के अपने कुछ तकनीकों को अपनाया। अकबर द्वारा स्थापित किया गया शासन प्रबंध समस्त मुग़ल काल में चलता रहा। मतलब कि आगे जो मुग़ल काल के और शासक बने थे, अकबर के बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहाँ, उसके बाद औरंगजेब, इसके बाद बहादुर शाह प्रथम, मतलब कि आगे जितने भी शासक बने उन्होंने इसी को ही बेस बनाकर जो है इसी शासन प्रणाली को चलाया। अब जो है हम किसी भी चीज़ का अगर प्रशासन पढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है केंद्र का प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन मतलब जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर मान लो भारत का प्रशासन, पूरे देश का प्रशासन तो हो गया केंद्र का प्रशासन।
केंद्र के बाद आता है राज्य का प्रशासन। मैं आपको 1 मिनट समझाती हूँ नीचे स्लाइड में। जैसे कि देखिए, सबसे पहले अगर हम भारत का लें तो 1 मिनट, सबसे पहले अगर हम भारत का लें तो ये आएगा हमारे केंद्र में। ओके, उसके बाद हम अगर हमारे भारत में जो राज्य जैसे हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, तो ये राज्य मिले तो ये आएगा के राज्य है फिर, या फिर कहीं कहीं प्रांत भी बोला जाता है। पहले प्रांत बोला जाता था मध्यकालीन भारत में, तो ये हो गया प्रांत का प्रशासन। अब राज्य के बाद हमारे यहाँ पर आते हैं जिले या तहसील। जिले के बाद उसके बाद आते हैं तहसील। तो इसमें राज्य हो गया, और जो जिले है उस समय मध्यकालीन भारत में मतलब मुगल काल में जिलों को बोला जाता था सरकार। यह आपको याद रखना है। आप अगर आपको याद ना रहे तो जैसे मैं लिखवा रही हूँ आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं कि जैसे कि हम इनके प्रशासन को पढ़ेंगे तो वैसे ही हम जो है मुगल काल में इनके प्रशासन को पढ़ते थे, केंद्र, राज्य, प्रांत। ओके, चलिए, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करती हूँ कि हम केंद्र का पढ़ रहे हैं, मतलब कि हम भारत के प्रशासन के बारे में। उसके बाद केंद्र में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से मंत्री थे। केंद्र में तो राजा ही होगा, जैसे कि आज मोदी जी हैं तो केंद्र में राजा होगा। राजा के पास भी अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, और वहीं सेम डिपार्टमेंट आपको राज्य में मिलेंगे, क्योंकि राज्य में एक मंत्री होगा हेड पे, तो सबसे मुख्य तो मंत्री होगा, और उसके बाद मुख्यमंत्री के नीचे भी जो है पैसे का डिपार्टमेंट अलग मिलेगा आपको, धर्म का डिपार्टमेंट अलग मिलेगा, और विदेशी डिपार्टमेंट अलग मिलेगा जो बाहर की चीज़ों को संभालता हो। ऐसे करके जो सारा का सारा हम जैसा आज सिस्टम चला हुआ है वैसा ही सिस्टम यहाँ था। जहाँ जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको समझाते चलूँगी। तो केंद्र में सबसे पहले सम्राट, जैसे कि आज हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं सबसे ऊपर, तो यही है ना। तो केंद्र में सबसे ऊपर कौन होगा? सम्राट। सम्राट मतलब कि अकबर जो ये गद्दी पर बैठा होता था ना, वही। तो देखिए कि सम्राट और उसकी शक्तियाँ, हमें आज सम्राट के बारे में ही पढ़ना है कि केंद्रीय प्रशासन में सबसे पहली कड़ी कौन होता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट पे सम्राट आता है, क्योंकि सम्राट सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, वहीं गद्दी पर बैठता था। सम्राट के बाद हम इसके मंत्रियों के बारे में पढ़ेंगे कि इसके अंडर में कौन कौन से मंत्री काम करते थे, इसके अंडर में कौन कौन से डिपार्टमेंट थे। जब हम केंद्र का कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम प्रांत का पढ़ेंगे, प्रांत या फिर राज्य का प्रशासन। ओके, ऐसे कड़ी चलती रहेगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लग रहा है कि आपको ये प्रशासन का सिस्टम समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं। ओके, सम्राट एवं उसकी शक्तियाँ, कि मुगल साम्राज्य का मुखिया जो है सम्राट कहलाता था। कि मुगल साम्राज्य में सबसे ऊपर कौन होता था? सम्राट, जिसको कि आप राजा भी बोल सकते हो। सम्राट राजा के देवीय सिद्धांत में विश्वास रखता था। देवीय मतलब कि जो राजा का पद है वो देवता के समान है, इनका यही मानना था। अकबर स्वयं भी कहता था कि राजपद ईश्वर की देन है, मतलब भगवान की देन है, और यह किसी भी व्यक्ति को तब तक नहीं मिलता जब तक कि उसमें सभी गुण विद्यमान ना हो जाए। मतलब कि अगर सम्राट का पद आपको मिल रहा है तो मतलब कि आप में बहुत सारे गुण हैं, आप में अच्छे गुण हैं, तभी आप इस पद तक पहुँचे हो, और यह पद आपको ईश्वर की कृपा से ही मिला है। इनकी ऐसी सोच थी मुगल बादशाहों की। सम्राट स्वयं को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि समझता था। अकबर सहित सभी सम्राट जिल्ले-ए-अल्लाह की उपाधि धारण करते थे। मतलब कि इस जो उपाधि है जिल्ले-ए-अल्लाह, इसका अर्थ होता था ईश्वर की छाया। मतलब कि जो सम्राट है गद्दी पर बैठा है वो ईश्वर की छाया बनकर गद्दी पर बैठा है, प्रजा के हित के काम करने के लिए, प्रजा की भलाई का काम करने के लिए गद्दी पर बैठा। वो ईश्वर की छाया के समान है, मतलब ईश्वर का भेजा हुआ प्रतिनिधि है। तो ये सम्राट जो जिले इलाही की उपाधि धारण करते थे। मुगल सम्राट की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा थी, असीमित थी, मतलब कि उसके पास बहुत ज़्यादा पावर थी। मुगल सम्राट विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अध्यक्ष होता था। मतलब कि सारा रूल भी उसका, कार्यपालिका का सारा काम भी वही करेगा, मतलब जो काम करवाना हो नया, और न्यायपालिका न्याय का काम भी वहीं करेगा, दंड भी वहीं देगा, रूल भी वहीं बनाएगा, सब कुछ। मतलब कि सारे की सारी पावर जो है इसी के हाथ में होती थी, सम्राट के हाथ में। सम्राट के मुंह से निकला हुआ शब्द ही कानून होता था। मतलब कि अगर सम्राट ने कोई अनाउंसमेंट कर दी, कोई बात कह दी कि आज से राज्य में ये नहीं होगा, तो वो उसी टाइम कानून बन जाता था। उसको कहीं पर आपको कागज़ पर लिखने की ज़रूरत नहीं होती थी, किसी की मोहर की ज़रूरत नहीं होती थी। अगर राजा ने शब्द बोल दिया, लाइन बोल दी, तो वही कानून बन जाता था। कोई भी व्यक्ति राजा के आदेशों और कानूनों का उल्लंघन नहीं कर सकता था।
सम्राट जो था वो किसी भी अपराधी को कठोर दंड दे सकता था और किसी भी अपराधी को क्षमा कर सकता था। ये डिपेंड करता था सम्राट पर कि उसकी कैसी सोच है, वो कैसे न्याय करता है। वो किसी को भी कठोर दंड दे सकता था, मतलब कि अगर कोई अपराधी है उसको कठोर दंड भी दे सकता था। अगर सम्राट को दया आ जाती है तो वो किसी भी अपराधी को क्षमादान भी दे सकता था, उसे माफ़ भी कर सकता था। सम्राट अपनी सेना का सर्वोच्च सेनापति होता था, मतलब कि जो सबसे ऊपर सेनापति है, मतलब कि अगर कोई युद्ध करने जाए तो सम्राट जो है वो युद्ध भूमि में अपनी सेना का सबसे सर्वोच्च सेनापति सम्राट ही होगा। सम्राट के कहने पर ही सेना युद्ध करेगी और सेना युद्ध के लिए रुक जाएगी, मतलब कि सारा सिस्टम सम्राट के हाथ में ही था। अपनी सेना का कंट्रोल भी सम्राट के हाथ में था। मुगल सम्राट सभी युद्ध सम्राट के नाम पर ही लड़े जाते थे। अगर किसी के साथ युद्ध हो रहा है तो ऐसे बोलते थे मुगल सम्राट अकबर की तरफ से ये युद्ध हो रहा है, मुगल सम्राट अकबर के सैनिकों के साथ हम युद्ध कर रहे हैं। इस अकबर के मतलब सम्राट के नाम पर युद्ध लड़े जाते थे। सम्राट अपनी सहायता के लिए केंद्र में जो है, मतलब कि जहाँ वो रहता था, केंद्र मान लिया भारत में, मंत्रियों की, अधिकारियों की और कर्मचारियों की नियुक्ति करता था, क्योंकि सम्राट के लिए इतना बड़ा साम्राज्य संभालना पॉसिबल नहीं था अकेले के लिए। इसलिए जो अपनी सहायता के लिए मंत्रियों को नियुक्त करता था। जैसे कि आज हमारे भारत देश में, जैसे कि हम भारत का ही पढ़ रहे हैं ना, केंद्र का प्रशासन, तो भारत में वित्त विभाग अलग है, विदेशी विभाग अलग है, कानून का जो न्यायपालिका का सिस्टम है वो अलग है। जैसे डिवाइड कर रखा है ना इन्होंने कामों को, वैसे ही सम्राट जो अपने कामों को डिवाइड करता है, अपना वजन जो है कम करने के लिए, अपने काम का प्रेशर जो कम करने के लिए जो है मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, अधिकारियों की नियुक्ति करता था और कर्मचारियों को भी नौकरी देता था अपने राज्य में काम करने के लिए। वह अपनी इच्छा अनुसार इन मंत्रियों की नियुक्ति करता था और इन्हें कभी भी पद से हटा सकता था। मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि 1 साल के लिए नियुक्त कर दिया तो उसको हटाया नहीं जा सकता। ये सम्राट की इच्छा पर डिपेंड था, सम्राट पर डिपेंड करता था कि वो किसी भी मंत्री को कभी भी नियुक्त कर सकता है और कभी भी उसको, जब वो कोई गलती करे, जब सम्राट उससे नाखुश हो जाए तो वो उसको पद से भी हटा सकता था। अब तो सिस्टम बहुत बदल गया। अब तो जैसे कि राज्य में अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उसका 5 साल का कार्यकाल होता है, तो उसको उससे पहले हटा नहीं सकते। लेकिन इस समय जो हम पढ़ रहे हैं मुगल काल में, इसमें राजा पर डिपेंड था, वह कभी भी अपने मंत्रियों को पद से हटा सकता था, कर्मचारियों को भी। सम्राट अपने मंत्रियों के परामर्श को मान भी सकता था और ठुकरा भी सकता था। मतलब कि मंत्रियों का काम था सम्राट को सलाह देना, राय देना। डिपेंड करता था सम्राट पर कि वो उनकी राय को माने या ना माने। ये सम्राट की टोटल इच्छा पर डिपेंड करता था। तो आई होप आपको ये ऊपर से समझ आया होगा, जितना मैंने पढ़ा है कि सम्राट के पास क्या क्या पावर थी, वो कौन सी उपाधियां धारण करते थे, कानूनों का अधिकार भी, मतलब टोटली आप ये मान लो सारी शक्तियाँ सम्राट के पास थी, न्याय की भी, सैनिकों की भी, और जो है कार्य करने की भी कुछ भी, और अपने अधिकारियों को अपने कंट्रोल में रखने के, अधिकारियों को नियुक्त करने की सारी पावर सम्राट के हाथ में थी। आगे हम देखते हैं कि मुगल सम्राट को कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त थे, मतलब कि कुछ उसको विशेष और अधिकार भी प्राप्त थे जो कि सिर्फ सम्राट को ही प्राप्त होते थे राज्य में। वह अधिकार राज्य में किसी भी अधिकारी, किसी भी मंत्री को नहीं मिलते थे। वो सुविधाएं सिर्फ सम्राट के पास ही होती थी। इन विशेष अधिकार का प्रयोग कोई भी मंत्री और अधिकारी नहीं कर सकता था। अब हम इनको बारी बारी पॉइंट्स के माध्यम से पढ़ेंगे कि कौन कौन से सम्राट के पास विशेष अधिकार होते थे। तो सबसे पहला हमारा है कि राज सिंहासन पर बैठने और ताज पहनने का अधिकार केवल सम्राट को था। कि जो राज सिंहासन मतलब गद्दी हो गई, और जो राजा सम्राट गद्दी पर बैठता था, जो ताज पहनता था, वह हक जो है सिर्फ सम्राट का था। ये हमने मूवीज़ वगैरह में भी देखा है, जो मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड होती है, हिस्टोरिकल मूवी होती है, हमने उसमें देखा है कि राजा है जो एक तख्त पर, सिंहासन पर बैठता है। तो यह अधिकार सिर्फ सम्राट के पास था। सम्राट प्रतिदिन सूर्य उदय के बाद अपनी प्रजा को जरोखा दर्शन, मतलब जरोखा दर्शन का क्या अर्थ होता है, अपने महल की खिड़की से अपनी प्रजा को दर्शन देना। जरोखा मतलब खिड़की, खिड़की से अपनी प्रजा को दर्शन देना। अपने महल की एक खिड़की पर जो है सम्राट खड़ा हो जाता था और उसकी प्रजा जो है उसके महल के बाहर खड़ी हो जाती थी नीचे, और वो अपने सम्राट को खिड़की से ही देखती। तो ये होता था जरोखा दर्शन। तो ये बादशाह या सम्राट जो थे वो जरोखा दर्शन देते थे अपनी प्रजा को। इस अवसर पर जो सम्राट था वो आम जनता की समस्याओं को सुनता था और उनका समाधान भी करता था। यह अधिकार भी राज्य में सम्राट के अलावा किसी के पास नहीं था। जरोखा दर्शन देने का अधिकार केवल सिर्फ और सिर्फ मुगल सम्राट को ही था।
थर्ड पॉइंट है कि सिक्के जारी करने का अधिकार भी सम्राट का ही था, कि अगर राज्य में कोई नई मुद्रा चलानी है, कोई नया सिक्का चलाना है, कोई सिक्का बंद करना है, तो ये सारा टोटली कंट्रोल सम्राट के हाथ में था। सम्राट की इच्छा के अनुसार ही सिक्के चलते थे। फोर्थ पॉइंट है कि मंत्रियों, अधिकारियों, सैनिक, असैनिक अधिकारियों मतलब कि जो अन्य काम करते हैं, कलाकारों जो कि टैलेंटेड हैं, कोई विद्वान जो विद्वान हैं, उन सभी को उपाधियां देने का अधिकार भी केवल और केवल सम्राट के पास ही होता था। अगर इनको कोई अच्छा का मंत्री को नियुक्त करना है तो वो सम्राट करेगा, किसी अधिकारी को अगर नौकरी देनी है तो वो भी सम्राट के हाथ में था। कोई कलाकार, कोई विद्वान है, उनको उपाधियां देनी है, उनको उपहार देना है, उनको दान देना है, तो सारा का सारा कंट्रोल किसके हाथ में था? सम्राट के हाथ में। नेक्स्ट पॉइंट है कि दरबार लगाने का अधिकार भी केवल सम्राट के पास ही था। दरबार मतलब कि जैसे हमने मूवीज़ वगैरह में देखा है कि एक जो दरबार होता है उसमें जो है सम्राट तो एक जो सामने कुर्सी रखी होती है, सामने जो तख्त होता है उस पर बैठता है सिंहासन पर, और साइड में जो उसके मंत्री बैठते हैं और जो प्रजा है जो अपनी समस्याओं को लेकर सम्राट के सामने हाजिर होते हैं, तो उसको बोलते थे दरबार। तो जो है दरबार लगाने का अधिकार सम्राट के पास था। जब सम्राट जो है वो दरबार में उपस्थित होता था, मतलब इनका टाइम फिक्स होता था कि इस समय मतलब सुबह 10 बजे जो है दरबार लगेगा, तो मंत्री और अधिकारी तो पहले ही आकर बैठ जाते थे। और जब सम्राट जो है उस दरबार हॉल में आता था, जिस जगह पर दरबार लगता था, मतलब जिस कमरे में बोल दो, जिस बरामदे में बोल दो, जहाँ पर दरबार लगता था, वहाँ जब सम्राट की एंट्री होती थी तो उसमें जो ढोल नगाड़े बजते थे और ऐसे बोलते थे कि सम्राट बादशाह, मुगल बादशाह अकबर पधार रहे हैं। तो ये जो लाइनें बोली जाती थी ये सम्राट के स्वागत में बोली जाती थी, और ढोल और नगाड़े बजते थे, मतलब अलर्ट हो जाते थे सभी को पता चल जाता था कि सम्राट आ रहे हैं दरबार में। ये किस लिए किया जाता था? ताकि सभी को पता चल जाए और जो मंत्री और अधिकारी दरबार में बैठे हैं वो सम्राट के स्वागत में जो है खड़े होकर उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। इसीलिए जो है ढोल और नगाड़े बजाए जाते थे। इस दरबार में जो है जनता की समस्याओं को सुनता था सम्राट और उनका समाधान करता था। अगर कोई मंत्री की कोई रिक्वेस्ट होती थी उसको भी मानता था, उसकी समस्याओं का सॉल्यूशन करता था। अगर किसी अधिकारी की नियुक्ति करनी हो गई या फिर किसी और चीज़ पर राजा की परमिशन की ज़रूरत है, तो मंत्री और जो अधिकारी थे वो इस दरबार में ही राजा के सामने अपनी डिमांड रखते थे। यहीं पर सारा काम होता था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि सरकारी आदेशों पर सम्राट की मोहर लगती थी तथा विशेष फरमानों पर उसका पंजा मतलब अंगूठा भी लगवाया जाता था। अगर कोई भी मान लो किसी भी दूसरे राज्य के साथ अगर संधि हो रही है, उस पर जो हस्ताक्षर करने होते थे उस पर जो है राज्य की मोहर लगेगी, और जो सम्राट है अगर वो लिखना नहीं जानता है तो उसका अंगूठा लगेगा, मतलब कि वो सरकारी पत्र हो गया। अगर कोई भी चीज़ कर लगाना है कि कर डिसाइड कर दिया, उसके बाद जो सम्राट की मोहर लगवा लो, राज्य की मोहर लगवा लो, ताकि वो जो है सरकारी हो जाए पत्र। ओके, सरकारी आदेशों पर सम्राट की मोहर लगती थी। मोहर वाला काम और पंजे वाला काम जो है सिर्फ सम्राट ही कर सकता था राज्य में, अन्य किसी भी मंत्री या अधिकारी को ये पावर नहीं थी कि वो मोहर लगा दे राज्य की, क्योंकि ये मोहर सिर्फ सम्राट के पास होती थी और ना ही वो पंजा लगा सकता था। नेक्स्ट हमारा है कि तुलादान करने और हाथियों की लड़ाई करवाने, शेर का शिकार करने, मृत्यु दंड देने और अंग काटने जैसे दंड देने इत्यादि के अधिकार भी केवल सम्राट को ही प्राप्त थे। तुलादान मतलब कि जैसे राजा महाराजा करते थे कि अपनी रानियों को पैसों में तोल देते थे। एक तरफ रानी को बिठा दिया तराजू के और दूसरी तरफ जो है पैसे डालते रहते थे, हीरे मोतियों से, कपड़ों से, किसी भी चीज़ से जिसको दान करना होता था उस चीज़ को तुलादान से जो है तोलते थे। तो ये सारा अधिकार भी राजा के पास था। अन्य ये काम राज्य में कोई भी नहीं कर सकता था सम्राट के अलावा। अगर हाथियों की लड़ाई करवाने मनोरंजन के लिए तो वो सम्राट ही करवा सकता था। शेर का शिकार जंगल में सिर्फ और सिर्फ सम्राट का अधिकार था। बाकी अन्य जानवरों का जो शिकार थे वो अन्य लोग कर सकते थे, लेकिन शेर का शिकार सिर्फ और सिर्फ सम्राट कर सकता था। मृत्यु दंड देना मतलब कि अगर किसी भी पाप की सज़ा है मृत्यु दंड देना, या फिर अंग काटने की सज़ा मतलब कि इसके हाथ काट लो, इसके पैर काट लो, या फिर कोई अन्य सज़ा है तो वो भी सिर्फ सम्राट दे सकता था। इत्यादि के अधिकार केवल सम्राट को ही थे। ये डिसीजन राज्य में सम्राट के अलावा कोई नहीं ले सकता था। तो ये इसके 7 पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। बाकी मैंने ऊपर आपको पैराग्राफ में पढ़ाया था कि सम्राट के पास कौन सी शक्तियाँ थी। बाकी कुछ शक्तियाँ जो हमने 7 पॉइंट्स के माध्यम से कर लिए कि सम्राट को कौन कौन सी शक्तियाँ, कौन कौन सी पावर जो है
वो मुग़ल बादशाह या फिर मुग़ल सम्राट के पास होती थी। तो मुग़ल सम्राट जो है अकबर, सबसे पहले तो आता है बाबर। आप इनका एक तो सीक्वेंस याद करो, जब तक आप सीक्वेंस याद नहीं करोगे आपको अच्छे से याद नहीं होगा, आपका बेस नहीं बनेगा। सबसे पहला तो मुग़ल सम्राट था बाबर, उसके बाद बना हुमायूं, हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर, अकबर के बाद बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहाँ और शाहजहाँ का बेटा औरंगज़ेब। यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 4 तो ये हो गए और 2 पहले वाले। 6 शासक ही जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मुग़ल काल में। तो इन 6 में से जो आपको याद रखना है, जैसे सम्राटों की शक्ति जो है देखने में निरंकुश लगते थे, मतलब कि जो ये शासक गद्दी पर बैठे थे देखने में निरंकुश मतलब स्ट्रिक्ट लगते थे ये शासक, लेकिन परंतु वास्तव में ये सम्राट निरंकुश या फिर स्ट्रिक्ट नहीं थे, सख्त नहीं थे। ये सभी सम्राट अपनी प्रजा के भलाई की ओर बहुत ध्यान देते थे और प्रजा की भलाई के लिए काफ़ी राज्य में काम भी करवाते थे, प्रजा को दान भी देते थे, प्रजा को सुख सुविधाएं भी प्रदान करते थे। तो ये सभी जो है मैंने आपको पढ़ा दिया कि सम्राट की पावर क्या थी, राजा की या फिर मुग़ल बादशाह के पास कौन कौन सी शक्तियाँ थी। मैंने बहुत अच्छे से आपको करवाने की कोशिश की है इस क्लास के माध्यम से। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है क्लास में इनके पॉइंट्स के बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूँगी। ओके। और एक जो है, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं, तो मैं आपको अपनी आईडी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या फिर जो चैनल का अबाउट सेक्शन होता है, जैसे कि हम चैनल पे जाते हैं तो सबसे पहले होम आता है, उसके बाद वीडियो शॉर्ट, उसके बाद कम्युनिटी, और कम्युनिटी के बाद अबाउट होता है ना कि चैनल कब ज्वाइन किया गया, इतने इसके बारे में जो लिखा होता है, वहाँ पर मैं आपको लिंक दे दूँगी, तो आप उससे मुझे जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप फिर भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी आईडी जो है वो रेखा चौधरी या फिर रेखा अनूप बेनीवाल के नाम से आपको मिल जाएगी, तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। ओके। और फेसबुक पर भी मेरी यही रेखा चौधरी के नाम से आईडी है, और एक मेरा चैनल और भी है यूट्यूब पर, रेखा अनूप लाइफस्टाइल के नाम से, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके। चलिए, थैंक यू। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना प्यार बनाए रखें। ओके, थैंक यू एवरीवन।